अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड करने लगे और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम आप जानते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और उसके बाहर बहुत सारे शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है। आप जानते हैं कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है उनको शेल कहते हैं। आम हालात में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी ये हायर शेल्स में भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो शेल्स हैं, ये जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं, ये न्यूक्लियस से कितने फासले पर मौजूद होते हैं, यानी पहले शेल का न्यूक्लियस से फासला क्या है, दूसरे शेल का न्यूक्लियस से फासला क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम आज कैलकुलेट करना चाहते हैं। बेटा इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले आपने जो बात अज्यूम करनी है वो ये है कि हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो चलें हाइड्रोजन एटम से ही ये बात डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है जी, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है तो दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। ऑपोजिट चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बेटा ये फोर्स न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ, सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है, लेकिन एन उसी वक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक और फोर्स भी लग रही है और वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको सेंटर की तरफ खींच रही है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर एन उसी वक्त एक और फोर्स भी लग रही है और वो कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है, दायरे में मूव करने लगता है। तो इन दोनों फोर्सेस की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे उसके रेडियस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है और वो लॉ कौन सा है? वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ मैं आपको याद दिला दूं, कूलम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है इट इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज है। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस कौन से हैं? एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जो है उसका टोटल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल Z विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इनटू चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर E पॉजिटिव से। हम जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में बराबर होता है लेकिन साइन डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो हम दोनों को E से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्रोटॉन के चार्ज को भी E से और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी E से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रोटॉन के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम E नेगेटिव का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में Q1 क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज और उसको हमने ऐसे ZE से डिनोट किया है। Q2 यहाँ पर दूसरा चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है वैक्यूम परमिटिविटी। ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर कोट कर दी है अलॉन्ग विद इट्स यूनिट्स। और ये R है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज R, और यही R हम आज कैलकुलेट करने लगे हैं। ठीक है जी, तो इस लिहाज से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, तो यहाँ पर
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज सेंट्रीब्यूटल फोर्स, उसका फॉर्मूला बन जाता है ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R²। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? वही फॉर्मूला होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, यानी mv² ओवर r, mv² ओवर r। तो ये दो फोर्सेस जो हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों के रिजल्टेंट के तौर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। और अब हमने इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है। देखें, अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हों, दोनों साइड पे फोर्स ही है, तो दोनों की राइट हैंड साइड्स भी क्या हुआ करती हैं? इक्वल हुआ करती हैं। तो मैंने इन दोनों की राइट साइड्स को इक्वेट कर दिया। देखिए बेटा, यहाँ पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जो रेडियस 1r है, इस 1r से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा mv² इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r। अब स्क्वायर नहीं है क्योंकि एक रेडियस कैंसिल हो चुका है। क्लियर? हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है रेडियस। तो यहाँ से ज़रा इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए, तो आपके पास उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी कि रेडियस इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन mv²। बेटा, इस इक्वेशन में तकरीबन सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दो वेरिएबल्स हैं, रेडियस और वेलोसिटी। तो अगर कांस्टेंट को ख़त्म कर दिया जाए तो इक्वालिटी चेंजेस इनटू प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर रिलेशनशिप बन जाएगा कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। यानी कि जब वो न्यूक्लियस के करीब वाले शेल्स में है, इनर शेल्स में है, यानी रेडियस कम है, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा होती है। जब वो ट्रांजिशन करके हायर शेल्स में जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमें क्योंकि रेडियस कैलकुलेट करना है, तो देखें इस इक्वेशन में बाकी तमाम फैक्टर्स हम जानते हैं, उनकी वैल्यूज़। ठीक है, Z एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सिमिलरली एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। ठीक है, द ओनली थिंग दैट वी डू नॉट नो सो फार इज द वेलोसिटी। अगर हम किसी तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएँ तो हम ये बता सकेंगे कि एटम का जो रेडियस है, यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इस वेलोसिटी को समहाउ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा बोहर का आखिरी पोस्टुलेट, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आखिरी पोस्टुलेट है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h ओवर 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, ये n क्या है? एक इंटीजर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बेसिकली इसकी वैल्यूज जो है इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो ये जो m और r वाला जो फैक्टर है ये इस तरफ आ जाएगा। बेटे, यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन ज़रा गौर करें कि फॉर्मूले में हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा था, तो आपने इस वेलोसिटी वाले फैक्टर को स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। ये वेलोसिटी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट कर दी है। जैसे ही आप इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन की जो फाइनल फॉर्म है हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, दैट रेडियस इज इक्वल टू एप्सिलॉन n² h² ओवर पाई mZe²। बीच में कुछ मैथमेटिकल काम है, छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, जैसे 4 को 4 से कैंसिल करना है, एक पाई से कैंसिल करना है। सिमिलरली मैस का एक फैक्टर 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन की जो ओवरऑल फॉर्म बनेगी वो ये बन जाएगी,
बेटा इस इक्वेशन में हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं तकरीबन सारे के सारे कांस्टेंट है एक्सेप्ट फ्रॉम द वन फैक्टर एंड दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ज़रा इस इक्वेशन को इस तरह से लिखें कि सारे कांस्टेंट्स को आप सेपरेट कर लोगे और जो वेरिएबल है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसको आप अलग से लिख लोगे, तो ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। बेटा इस फॉर्म से अगर मैं n की वैल्यूज़ चेंज करता चला जाऊं तो मेरे पास हाइड्रोजन के जितने भी परमिटेड ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं उनका रेडियस आता चला जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरे पास पहले शेल का रेडियस आ जाएगा। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो सेकंड शेल का रेडियस आ जाएगा। जैसे मैंने एक मिसाल दी है कि अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो मेरे पास पहले शेल का रेडियस निकल आता है और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी वैल्यू आ रही है 0.0529 नैनोमीटर्स या 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये दो इसकी वैल्यूज सिमिलर हैं, सिर्फ यूनिट का फ़र्क है। बेटा ये सारा फैक्टर अगर मैंने इस इक्वेशन में n जब 1 पुट किया है तो ये सारा फैक्टर जो है ये किसके इक्वल आ गया है, ये इक्वल आ गया है R1 के। तो जहाँ भी ये फैक्टर लिखा हो क्या हम लिख सकते हैं R1? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में Rn इज इक्वल टू दिस मच एंड n स्क्वायर, बेटा ये सारा फैक्टर है R1, तो यहाँ पर आप R1 पुट कर दीजिए तो इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। ये इक्वेशन कैसे बन गई? देखें ये इक्वेशन बेसिकली मैंने इस इक्वेशन से ड्राइव की है क्योंकि ये सारा फैक्टर किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे आपने R1 लिख दिया तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सिंपली आप n की वैल्यू पुट करते चले जाएं। जैसे अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4R1, R2 इज इक्वल टू 4R1, R3 इज इक्वल टू 9R1, R4 इज इक्वल टू 16R1। सिंपली आपने n का स्क्वायर करना है एंड R1। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो शेल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जाता है। व्हाट आई मीन इज कि पहला शेल अगर r डिस्टेंस पे है तो दूसरा शेल उससे 4 गुना दूर है, यानी 4R1 डिस्टेंस पर वो मौजूद है। और शेल्स के दरमियान का आपसी फासला, शेल्स का आपसी डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यानी पहले और दूसरे शेल के दरमियान जो फासला है वो रिलेटिवली कम है, जबकि दूसरे और तीसरे शेल में जो फासला है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो दो शेल्स के दरमियान का फासला बढ़ रहा है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है और इस तरह से हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। इस फैक्टर की वैल्यू आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि रेडियस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन h स्क्वायर ओवर पाई mz e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। यही बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।